प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल हैं। मंत्रालय की मानक संचालक प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे। दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं। खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार पहले की ही तरह बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजार संघों को बाजारों में कोविड की रोकथाम के उपाय संचालित करने के उचित कदम उठाने का भी परामर्श दिया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों के प्रवेश और पार्किंग क्षेत्रों में सरकारी मूल्यों पर मास कियोस्क लगाए जाने चाहिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश। मैं डॉक्टर माधुरी बड़थाल बोल रही हूँ। वर्तमान में कोविड-19 को लोग सामान्य रूप से लेने लगे हैं, जिससे कोरोना बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अतः कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार का उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोते रहें। फेस कवर, मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती तब तक ये दूरी जो हम दूरी बनाए रखेंगे, हाथ पानी से और साबुन से धोते रहेंगे, तो यही वैक्सीन काम करेगा। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर वेद आज इस कार्यक्रम में अपनी चर्चा कोविड वैक्सीन को लेकर शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैक्सीन की प्रगति और समीक्षा को लेकर 3 शहरों अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा किया। प्रधानमंत्री जी कोविड वैक्सीन को लेकर लगातार वैज्ञानिकों और संस्थानों के संपर्क में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश में जल्द से जल्द ये वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध हो जाए। क्या कहेंगे आप? एक बहुत बड़ा देश है ये। हमारा यूरोप के छोटे छोटे देशों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है जी। इसके लिए कोई भी स्कीम जब भी लागू की जाएगी, यदि उसमें एक जन आंदोलन की तरह नहीं होगा तो हमारी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी स्वयं उनका ये दर्शाता है कि साइंस तो ठीक है कि वैक्सीन वैज्ञानिक लोग बना लेंगे, बट जो साइंस जब वैक्सीन बन जाएगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन जी, उसका स्टोरेज, उसको एक एक्सेप्टेंस, क्योंकि आप तो जानते हैं इस देश में तरह तरह के लोग रहते हैं जी। और जब कोई वैक्सीन शुरू होगी तो सबसे पहले तो यही आएगा कि भाई इतने बड़े देश में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कौन सी वैक्सीन चूज की जाए, कौन सी नहीं की जाए, क्या हम कोई वो वैक्सीन चूज कर सकते हैं जी। जो कि इफेक्टिव तो 95% है, बट उसके लिए हमें एक फ्रिज चाहिए -70 डिग्री, और वो भी हमको चाहिए डिब्रूगढ़ में जी। तो मेरा मतलब है कि हमें प्रधानमंत्री जी इसको खुद, जिसे कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि हम आगे, जैसे हमारे आर्मी में कहा जाता है कि जो वार जीतता है जी। वो ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। यदि आप खुद भी इतना इंटरेस्ट लेंगे तो बाकी लोगों का बहुत हौसला बढ़ता है। देखिए, वैज्ञानिक तबका ऐसा है, डॉक्टरी तबका ऐसा है जो चुपचाप काम करता रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं, जैसे सोल्जर्स हैं वो लड़ते हैं, बट ये देश उनके साथ रहता है तो उनको भी बहुत जज्बा होता है, उनको लड़ने में बहुत जज्बा होता है। ऐसे ही वैज्ञानिक कौम है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमको भी एक शाबाशी चाहिए।
तो प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपको बताऊं जी कि ये 4 वैक्सीन जो कि जिसका बहुत नाम आपने सुनते रहे होंगे जी, तो कोविड वैक्सीन बनाने के लिए एक वायरस मटेरियल की जरूरत पड़ती है जी कि वो कहते हैं ना भाई, जहर ही जहर को मारता है। जी, तो यदि आप वायरस डाल देंगे तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगी जी। अब है क्या प्रॉब्लम कि यदि आप बिल्कुल पूरा वायरस डाल देंगे तो हो सकता है आपको कोरोना हो जाए। जी तो लोग कहते हैं भाई वायरस को मार के डाल दिया जाए, जी उसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वायरस। जी तो इनएक्टिवेटेड वायरस एक तरह की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहलाती है। एक तरह का यह है कि भाई वायरस को पूरा ना डाला जाए जी और ये देखा जाए कि वायरस का कौन सा पार्ट है जो कि एंटीबॉडी बनाता है। जी तो लोगों ने कहा भाई वायरस एक फुटबॉल की तरह है, जो ऊपर का पार्ट है जी फुटबॉल का, उसको बोलते हैं वायरस का कोट, जी और वो स्पाइक प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन्स हैं, ये सब चीजें प्रोटीन ही है, जी इससे एंटीबॉडी बनती है। तो इसके लिए कहा कि भाई आप सिर्फ वायरस का कोट डाल दीजिए, वायरस डालने की जरूरत नहीं है। जी तो ये हो गया। तीसरा एक और है कि नहीं, इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, जी बिल्कुल जैसे फुटबॉल के अंदर बैठा हो, वो जेनेटिक मटेरियल डाल दें तो भी एक एंटीबॉडी बन सकती है। तो जो जी। दो मोस्ट जिनके बारे में चर्चा है, जी एक फाइजर वैक्सीन है, जी एक फाइजर कंपनी है वर्ल्ड की बहुत बड़ी, जी एक मॉडर्ना एक वैक्सीन है। ये दो जो वैक्सीन हैं ये जेनेटिक मटेरियल यूज करती हैं। जी तो जेनेटिक मटेरियल आप डाल देते हैं तो जेनेटिक मटेरियल वायरस का काम करता है, और इसकी जो इफेक्टिव है, ये दोनों वैक्सीन को जी। ये कहा गया है कि 90 to 95% सबसे इफेक्टिव वैक्सीन हैं जी ये जेनेटिक मटेरियल डाला जाए। जी और जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है और स्पुतनिक वैक्सीन है जो रशियन, जी ये दोनों वैक्सीन जो हैं ये वायरल वेक्टर को यूज करती हैं, ये इनके मटेरियल जेनेटिक मटेरियल को यूज नहीं करती, जी और इनकी एफिकेसी भी 60, 70, 80% तक है। और इनकी एडवांटेज ये है कि इनको बहुत इसकी जरूरत नहीं पड़ती डीप फ्रीजर की, जबकि जो जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं जी जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, इनको एक हाई फ्रीजर की जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से हमारी खुद की कंडीशन देखते हुए हम दोनों तरह की वैक्सीन यूज कर सकते हैं। हम जो मेट्रोज हैं उनमें आरएनए वैक्सीन यूज कर सकते हैं, और जो बहुत दूर दराज के एरियाज हैं उसमें हम वायरल वेक्टर वैक्सीन यूज कर सकते हैं। तो ये तो 4 वैक्सीन तो बाहर की हैं। इसमें से जो 2 वैक्सीन हैं ऑक्सफोर्ड और स्पुतनिक, वो हमारे इंडियन से टाई अप है, हमारी इंडियन कंपनी से, जी और उनकी ट्रायल भी है। तो मोस्ट लाइकली ये सबसे पहले आएंगी ये वैक्सीन। जी। तो जैसा कि जी डॉक्टर वेद आपने बताया, खुद इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर वैक्सीन आने में देर नहीं लगेगी। जी बिल्कुल, वैक्सीन आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जब देश का मुखिया अगर किसी वैज्ञानिकों के समक्ष जाता है, उन कंपनियों में विजिट करता है व्यक्तिगत तौर पे, तो किसी भी वैज्ञानिक के लिए उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उनका कितना उत्साहवर्धन होता होगा। और आपने ये बताया कि 3 तरीके की वैक्सीन हो सकती है, अगर हम उसका डेड वायरस यूज कर सकते हैं, या हम उसकी कोड को यूज कर सकते हैं, या हम उस वायरस का जेनेटिक मैटेरियल ले सकते हैं। इसके बारे में आपने विस्तार से बताया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जब भी वैक्सीन की अभी प्रधानमंत्री जी ने जो इसके पहले बैठक की थी, उसमें उन्होंने इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि आपने बताया कि वैक्सीन को कोल्ड चेन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या उसे स्टोर करना पड़ता है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में इतने बड़े नंबर्स में किसी वैक्सीन को कोल्ड चेन में रखकर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए, दिल्ली में बैठे हुए ये समझ में हम लोगों को नहीं आएगा। जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आर्मी में ज्वाइन किया तो मैं भी एक यंग कैप्टन था। ठीक है, वैक्सीन आ गई हम लोगों को। आर्मी में वैक्सीन का इतिहास बहुत पुराना है, और टीएबी, टीटी वैक्सीन कंपलसरी सब लोगों को लगाई जाती है। तो हमारे पास एक फ्रिज हुआ करता था जी। तो उसके बाद लेडीज की जरा ज्यादा जो नजर होती, ज्यादा पैनी होती है। फिर मेरे वाइफ ने भी आर्मी ज्वाइन किया
तो उसने बोला ये फ्रीज अच्छी तरह काम नहीं करता, तो इसमें वैक्सीन कैसे अच्छी तरह रहती होंगी। तब मुझे समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट, कि हम लोग बहुत रिमोट एरियाज में थे कहीं, तो क्या है कि यहाँ तो लाइट जाती नहीं है, कहीं आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ लाइट 24 आवर्स नहीं रही है, तो कोल्ड चेन का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वैक्सीन यदि वो खत्म हो जाएगा उसका जो पोटेंसी, तो वो बेकार की वैक्सीन होगी। और हो सकता है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स या वैज्ञानिक इसको समझें, पर जो एक वैक्सीनेटर, एक जो डिलीवरी पॉइंट पे जो आदमी है, वो ये ना समझे उस वक्त ठीक है यार इसको हमें एक पूरा करना है, खाना पूर्ति हम लगा देते हैं, तो फिर वो काम नहीं चलेगा। बट चूंकि हमारे पास पोलियो वैक्सीन का इतिहास है, हमारे पास स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का इतिहास है, हमने सक्सेसफुली किया है, और शायद आज ऐसा है पिछले 5-6 सालों से कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधा है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं नॉर्मली 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है दूर दूर जगहों पे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सेंसिटिविटी हमें जनरेट करना पड़ेगी, वो हमेशा नहीं करेंगे हम, कि बहुत ही जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उस बैच को हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा कि ये वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाई है। जी डॉक्टर वेद, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो एक सिंगल डोज नहीं है, वो बूस्टर में लगती हैं, तो क्या कुछ रहेगा इसके बारे में? आज अभी जो ये वैक्सीन हैं 2 डोजेज में लगेंगी, फर्स्ट और सेकंड डोज में लगेंगी, और आगे और भी जब एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा तो हम सोचेंगे कि शायद इसका एक आध कोई और बूस्टर दिया जाए। एज ऑन टुडे 2 डोजेज आर रिकमेंडेड, 2 डोज की जरूरत है जी। और ये कितने अंतराल पे लगेंगी? इसका अंतराल भी अभी तय नहीं है जी। श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, थैंक यू। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।